नमस्कार, मैं नितेश सिंह। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं चैप्टर वाटर, और ये जो है क्लासिक साइंस एनसीईआरटी का है, और ये चैप्टर 14 है, और जिस चैप्टर का नाम क्या है, वाटर। जैसा कि हम जानते हैं, जो पानी है ये हमारे जीवन के लिए एक बहुत ही आवश्यक, कह सकते हैं कि इसेंशियल पार्ट है। इसके बिना हम अपने जीवन को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, या हम अपने जीवन में कुछ भी ऐसा पॉसिबल नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। और शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करें। इसके पीछे हमने 13 चैप्टर, यानी कि क्लास 6 साइंस का 1 से लेकर के 13 चैप्टर, 13 चैप्टर तक का हमने पूरा लेक्चर, या कह सकते हैं कि पूरी साइंस का जो एक सीरीज है ये हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आई होप अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देखिए, और अगर देखा है आपने तो मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आपको काफी मदद मिल रही होगी चैप्टर को समझने में, चैप्टर को के जो क्वेश्चन आंसर है उनको सॉल्व करने में। तो इसी आशा के साथ बढ़ते हैं इस नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है वाटर। आइए इसके बारे में सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि वाटर चैप्टर के पार्ट में हम बात क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे सोर्स ऑफ वाटर। सोर्स ऑफ वाटर, जो पानी का स्रोत है ये क्या है। ठीक है, इसमें भी और अलग अलग पार्ट्स हम देखने वाले हैं कि क्या क्या सोर्सेस हैं इस पानी के, यानी वाटर के क्या क्या सोर्स हैं, क्या क्या स्रोत हैं। इसके बाद हम देखने वाले हैं इसमें वाटर साइकिल। वाटर साइकिल देखने वाले हैं कि जो पानी का चक्रण है, यानी कि ये जो पानी है ये कहीं से ना ही किसी फैक्ट्री में बनाई जाती है, तो ये इतना पानी आता कहाँ से है, और बहुत सारे जो ये चीजें हैं ये इसका चक्रण कैसे होता है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। इसके साथ साथ हम देखेंगे इसी में, अगर हम बात करें तो हम इसमें देखने वाले हैं नेचुरल क्लामिटीज के बारे में। कुछ जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनको हम देखने वाले हैं। इसके साथ साथ इसी में हम क्लेमिटीज में ड्रॉट हो गया, सूखा हो गया, या फ्लड हो गया, जो कि पानी के ही कारण होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। आफ्टर दैट हम देखेंगे इसमें एक टॉपिक है जो इसका नाम है वाटर कंजर्वेशन। अगर हम पानी की बात करते हैं तो हम वाटर कंजर्वेशन को भी हमें सीखना चाहिए कि हम कैसे पानी को संरक्षित कर सकते हैं, कैसे हम पानी को बचा सकते हैं, या मिनिमम यूज करके भी हम कैसे अपना काम चला सकते हैं। इसके साथ साथ हम देखेंगे रैन वाटर हार्वेस्टिंग। रैन वाटर हार्वेस्टिंग, और लास्ट में हम देखने वाले हैं पूरे चैप्टर की समरी, कि हमने क्या बात किया इस पूरे चैप्टर। ठीक है, तो ये हमारा मेन टॉपिक होगा आज इस वाटर चैप्टर में। सोर्स ऑफ वाटर हम देखने वाले हैं, क्या क्या सोर्सेस हैं पानी के। वाटर साइकिल देखने वाले हैं, क्या क्या वाटर साइकिल है, कैसे ये साइकिलिंग करता है पानी, है ना। इसके जो स्टेप्स हैं, किस किस फॉर्म में ये जाता है, क्या किया ये स्टेप्स लेता है, जब तब जा करके वाटर साइकिल कंप्लीट होता है। इसके साथ साथ नेचुरल कैलेमिटीज के बारे में देखेंगे, वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और लास्ट में हम देखने वाले हैं पूरे चैप्टर की समरी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ पे, हम जैसा कि बात किए हैं वाटर सोर्सेस क्या क्या है। तो वाटर सोर्सेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं, जैसा कि हमने कहा अभी, कि वाटर क्या है। तो वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है, ध्यान दीजिएगा, वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है, यानी एक प्राकृतिक स्रोत है। ये हमें प्रकृति ने दिया है। ये हमें, अगर हम ईश्वर को मानते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमें ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक ऐसी चीज है जिसके बिना हम अपने जीवन को इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है हमें एक एडुकेट मात्रा में हमें मिलता है, पर्याप्त मात्रा में हमें मिलता है। और ये सभी चीजें, इट इज एन एसेंशियल सोर्स। और ये जो जरूरी, ये एसेंशियल सोर्स है किसके लिए है, तो हमारे जीवन को एग्जिस्ट करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। साथ ही जो ये प्लेनेट है अर्थ, यानी पृथ्वी, इस ग्रह पर जितने भी जीवन है, जीवन का इन द सेंस क्या मतलब है, यहाँ पे जो ह्यूमन है, ठीक है, ह्यूमन, प्लांट एंड एनिमल, ये सभी जितने भी लाइफ है इस धरती पे, जितने भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, इन सबके लिए ये इसेंशियल सोर्स, यानी इसके लिए एक जरूरी चीज है ये, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि हम पानी का ज्यादातर यूज, जो वाइडली यूज्ड है, अलग अलग प्रकार में हम करते हैं। जैसे अगर हम पानी पी रहे हैं तो हम क्या करते हैं भाई, हम पीना क्या करते हैं, पानी पीते हैं।
जब हम कुछ कपड़े धोते हैं या किसी चीज को धोते हैं तो हम पानी का यूज करते हैं। जब नहाते हैं तो पानी का यूज करते हैं। जब हम घर की सफाई कर रहे होते हैं या कपड़ों की सफाई कर रहे होते हैं या अपने व्हीकल्स की सफाई कर रहे होते हैं तो हम पानी का यूज करते हैं। जब हम खाना बना रहे होते हैं, पका रहे होते हैं, तब हम पानी का यूज करते हैं। हमारे किसान भाई जो, या हम हमारे पिताजी, अगर हम खेती से है या गांव से हम रिलेट करते हैं तो इतना तो हमें पता होगा कि हम इरिगेशन करते हैं, सिंचाई करते हैं फसलों की। इसके साथ ही कुछ अदर इंडस्ट्रियल एरियाज हैं या जो इंडस्ट्री हैं, वहां भी पानी का यूज होता है। इसके साथ साथ डोमेस्टिक यूजेस भी और भी प्रकार के हैं जो कि हमने यहाँ पे काउंट नहीं कर पाया। बहुत सारे प्रकार हैं जहाँ पे हम कह सकते हैं कि पानी का उपयोग हम भरपूर मात्रा में दिन प्रतिदिन या कह सकते हैं कि डे टू डे करते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक छोटा सा व्यू देखते हैं सोर्स ऑफ वाटर की। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और हम डिटेल बाद में पढ़ने वाले हैं इसी पार्ट में। तो इसको पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। इस धरती के अगर हम बात करें कि धरती पे जो है सरफेस पे, धरती के सरफेस पे टोटल 71% जो क्या है वो वाटर है। अगर हम कहें कि मान लो ये पार्ट क्या है, ये पूरी पृथ्वी है, तो पृथ्वी का जो, अगर हम कहें कि ये जो पार्ट है, अगर हम पृथ्वी की बात करें तो ये जो पार्ट हमें मिल रहा है यहाँ पे, ये जो पार्ट है, ध्यान दीजिए, इतना पार्ट, ये लगभग 70% हम मान रहे हैं कि ये 70% है। 70 ना, कि इसको मान लेते हैं 71% है, और ये कितना है, सिर्फ 29%। तो अगर हम पृथ्वी को इस रेशियो में डिवाइड करते हैं तो 71% जो ये वाला पार्ट है, ये क्या है, पृथ्वी पर पानी है। ठीक है, अलग अलग फॉर्म में हम बात करेंगे अभी। और ये 29% क्या है, तो ये है लैंड, ये जमीन है। ठीक है, तो 71% पृथ्वी जो है, अगर हम कहें पृथ्वी का जो सरफेस है, ये 71% पार्ट किससे ढका हुआ है, तो पानी से कवर्ड है। और ये जो पानी के, जो पानी है, इनके जो मेन 3 सोर्सेस हैं, इसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला मेन सोर्स कौन सा है, रेन वाटर। रेन वाटर ही जो है ये मेन सोर्स ऑफ वाटर है। ठीक है, और इसी के थ्रू ग्राउंड वाटर होता है। ग्राउंड वाटर किसे कहते हैं, तो ग्राउंड वाटर में देखिए वो सभी चीजें आ जाती हैं, जैसे कुआं हो गया या स्प्रिंग, जो झीलें हैं, ये ग्राउंड वाटर में आती हैं। ठीक है, सरफेस वाटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अलग अलग बॉडीज, वाटर बॉडीज आएंगे, जैसे समुद्र हो गया, ओशन, महासागर हो गए, रिजर्वायर हो गया, है ना, रिवर्स हो गए, स्ट्रीम्स हो गए, छोटी नदियां हो गई, तालाब, झीलें और टैंक, जो हम घरों में अपने या आसपास के टैंक बनाए जाते हैं, ये सभी क्या है, सरफेस वाटर में काउंट होते हैं। ठीक है, तो मेन 3 सोर्सेस हैं वाटर के, रेन वाटर, ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर। इतना ध्यान रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर अगर हम बात करें इन 71% ऑफ वाटर से, ध्यान दीजिएगा, जो हमने बात किया कि 71% जो है पृथ्वी के सरफेस पे क्या है, वाटर है। पृथ्वी पे क्या है, 71% वाटर है, 29% क्या है, तो लैंड है। ठीक है, तो इस 71% को अगर हम कहें कि ये मान लेते हैं ये हमारा पूरा पानी है, यानी कि ये एज ए 100% है। ठीक है, ये पूरा पानी है। इस 71% का यानी कि ये 100% वाटर का 97% पानी जो है, यहाँ ध्यान देना है, काफी जरूरी फैक्ट है, ये ध्यान में रखना होता है आपको। 71% तो हमने पृथ्वी के सापेक्ष में कहा, ये क्या है, 2 पार्ट में पृथ्वी, अर्थ बट गई, ये 2 पार्ट में अर्थ बट गई। एक तो हो गया 71% क्या, वाटर, 21% क्या हो गया, लैंड हो गया। लेकिन इस 71% वाटर को अगर हम कहें कि चलो ये लैंड को हम स्किप करते हैं, अभी हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ कहते हैं कि 71% क्या है, इसको हम पूरा 100% मान लेते हैं कि ये पूरा पानी है हमारा। अब इसका जो है 97% क्या है भाई, तो ओशन एंड सी है, ओशन एंड सीज है, यानी महासागर और जो समुद्र हैं, ये 97% वाटर जो है ऑक्यूपाई करते हैं, यानी इनमें कंटेंट है। सिर्फ और सिर्फ कितना बचा भाई, तो 3%। ठीक है, यहाँ कह रहा है वहीं पे कि 97% जो है ओशन एंड सी में ये पानी है। वाटर फ्रॉम ओशन एंड सी कंटेन डिजॉल्व सॉल्ट, और इसमें क्या है भाई, तो इसमें सॉल्ट मिला हुआ है, जिसको हम पी नहीं सकते, जिसको हम किसी और काम में यूज नहीं कर सकते। यानी कि अगर हम कहें तो ये क्या है, ये जो पानी है, ये 97% क्या है, साल्ट वाटर है, यानी सेलाइन वाटर है, नमकीन या खारा पानी है। सिर्फ 3% क्या है, फ्रेश वाटर है, जिसे हम अलग अलग फॉर्म में भी देखने वाले हैं।
कि जो 3% है ये किन किन फॉर्मों में या किन किन रूपों में हमें हमारे पास अवेलेबल है या हम इनका उपयोग करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक चीज, यहाँ पे थोड़ा डायग्राम है, आप अगर यहाँ पे देखें तो ये है रेन वाटर। रेन वाटर बादलों से गिरता है, सबको पता है। यहाँ आया जमीन पे, जब ये रेन वाटर आता है तो ये जो गड्ढे होते हैं या जो सरफेस वाटर जिसको कहते हैं, झील है, नदियां हैं, है ना, छोटे छोटे जो डौरी बनाए जाते हैं, वावरी बनाए जाते हैं, या जो तालाब है, इनमें ये क्या होता है, पानी आ जाता है, ये बह करके पानी आ जाता है, इसमें इकट्ठा हो जाता है, और यही धीरे धीरे सिपिंग करके, हम आगे पढ़ने वाले हैं, यही सिप करके यानी कि रिस करके क्या हो जाता है, ग्राउंड वाटर बन जाता है। एक जमीन के नीचे जो है एक सरफेस है, या कह सकते हैं कि एक लेयर है पानी का, जिसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। ठीक है, तो ये ग्राउंड वाटर बन जाता है। तो ये जो म्यूनिसिपालिटी वाले होते हैं, या जो कह सकते हैं शहरों में जो लोग होते हैं, उनको पानी की सप्लाई कैसे मिलती है, तो बड़े बड़े टैंक लगे होते हैं, वाटर टावर जिसको, किसी खंभे के थ्रू या उस तरह के बॉडी बना करके या स्ट्रक्चर बना करके कुछ ऊंचाई पर एक टैंक बना दिया जाता है, और इस टैंक में पानी को चढ़ाया जाता है, यानी भरा जाता है, और फिर इस टैंक से पूरे घरों में या पूरे कॉलोनियों में हम कहें पूरी सप्लाई की जाती है। ठीक है, ये ग्राउंड वाटर हो गया, जैसे ड्रैग वेल एंड ड्रिल्ड वाटर, जैसे हम बोरिंग करते हैं, है ना, समरसेबल, या कह सकते हैं कि जो टुल्लू पंप हो गए, या इस तरह की जो बोरिंग हो गई, या ट्यूबवेल हो गए, इससे क्या हम बोरिंग करके डगवेल कुएं खोद करके या ड्रिल्ड करके, है ना, पतला होल करके हम पंप डाल देते हैं, और पंप के थ्रू पानी को हम निकाल करके सिस्टम में इकट्ठा करते हैं, या म्यूनसिपालिटी वाले। फिर इसके बाद अलग अलग प्रेशर मशीन लगे होते हैं, या जो प्यूरिफिकेशन मशीन लगे होते हैं, ये प्यूरिफाई करते हैं, और प्यूरिफाई करके ये पानी को कहाँ ले जाते हैं, टैंक में, और टैंक के थ्रू पूरे शहर में या पूरे नगरों में पानी सप्लाई की जाती है। ठीक है, ये तो हो गया। आगे हम बात करते हैं इसमें, एक हमने बोला था वाटर साइकिल के बारे में। अभी देखिए, ये जो बात कर रहे थे हम सोर्स ऑफ वाटर, सोर्स ऑफ वाटर, अभी हम थोड़ी देर बाद बात करने वाले हैं इसकी टोटल डिटेल, क्या क्या है, रेन वाटर क्या है, ग्राउंड वाटर क्या है, ठीक है, और सरफेस वाटर क्या है, इन सबके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करने वाले। पहले देख लेते हैं वाटर साइकिल क्या होता है। तो वाटर साइकिल, साइकिल का यहाँ पे साइकिल वो नहीं जो आप चलाते हो, साइकिल का मतलब है यहाँ पे चक्रण, यानी ये वाटर जो है साइकिल करता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह पे गया, फिर वहां से तीसरे जगह पे, फिर वहां से चौथे, फिर वहां से पांचवें, और फाइनली फिर उसी जगह पे जहां से वो उठा था। यानी ये चक्रण चलता रहता है, एक चक्र चलता रहता है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह, यानी एक रूप से दूसरे रूप में, दूसरे रूप से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस तरह से ये इसका फॉर्मेशन या कह सकते हैं साइकिल चलता रहता है। ठीक है, और इसी साइकिल के चलते, यानी इसी वाटर साइकिल के कारण हमें हमेशा पानी मिलता रहता है। अगर हम कहते हैं कि जैसे हमारे बोरिंग में या कह सकते हैं कि ट्यूबवेल में पानी खत्म भी हो सकता है अगर हम कंटिन्यू यूज कर रहे हैं तो, लेकिन नहीं खत्म होता है। क्यों? क्योंकि ये साइकिल चलता रहता है, और कैसे चलता है इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें वाटर साइकिल मेनली डिस्क्राइब किसको किया जाता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर, जो पानी का मूवमेंट है ये हमेशा चलता रहता है। कहाँ से भाई? तो अर्थ सरफेस, जो अर्थ सरफेस पे पानी है उसका मूवमेंट हमेशा होता रहता है, और वो कैरिड अलग अलग डिफरेंट स्टेज में कैरिड होता रहता है, जाता रहता है, यानी कि अलग अलग स्टेज में वो जाता है, फिर वो घूम करके उसी स्टेज में आता है जिस स्टेज से वो गया होता है। ठीक है, एक चक्रण बनता है। तो अगर हम बात करें तो इंटायर साइकिल इज कंट्रोल, जो ये साइकिल होता है, जो ये वाटर साइकिल है, ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है? तो ये होता है सन के द्वारा कंट्रोल, सूर्य के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और इस प्रोसेस को, इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं? इसे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहा जाता है। ध्यान देना है, द इंटायर साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय द सन एंड इज ऑल्सो नोन एज द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो हाइड्रो वर्ड है इसका मतलब ही क्या है? वाटर। ठीक है, तो पानी का एक जो लॉजिकल साइकिल है, यानी कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से फिर वही पहले वाले फॉर्म में आना ही क्या बोला, पूरा एक साइकिल बनता है, और ये सन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि जो वाटर साइकिल है, ये अभी हमने ऊपर भी बात किया कि कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द एटमोस्फियर देन बैक टू द ग्राउंड। देखिए क्या है, अगर हम कहें कि ये हमारा अर्थ सरफेस, तो यहाँ जो ये वाटर बॉडीज है या वाटर है, ये मूवमेंट करता है, कहाँ जाता है? तो सबसे पहले अगर हम कहें कि ये एटमॉस्फेयर है हमारा,
हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है एक एटमॉस्फेयर से घिरी हुई है ना, एक फिक्स एटमॉस्फेयर का रेंज है। तो ये पानी जो है एटमॉस्फेयर में जाता है और फिर एटमॉस्फेयर से ये फिर धरातल पर यानी कि ग्राउंड पर आ जाता है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं वाटर साइकिल। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पे बात करते हैं, thus the water present on earth has been circulation since the evolution of earth। और ये आज ही नहीं या कुछ समय पहले से ही नहीं चल रहा है। ये जो वाटर सर्कुलेशन है, जब से पृथ्वी का एग्जिस्ट हुआ है, या कह सकते हैं कि जब से पृथ्वी बनी है, तब से ये वाटर साइकिल कंटिन्यूअस मूवमेंट कर रहा है या कंटिन्यूअस चल रहा है। ठीक है, ये नहीं कि वाटर साइकिल पृथ्वी पे कब से प्रेजेंट है, तो जब से एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, अर्थ की यानी पृथ्वी की जब से उत्पत्ति हुई, तब से ये वाटर साइकिल कंटिन्यूअस चल रहा है। ये किसी समय रुकने वाला, या कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि बीच में कभी ये 1 घंटे के लिए बंद हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। ये कंटिन्यूअस चलने वाला एक प्रोसेस है। ठीक है, आगे देखिए, ये होता क्या है। तो जो वाटर है ये 3 स्टेज में होता है। 3 स्टेज, जो पानी है इसे हम 3 स्टेज में देख सकते हैं, यानी 3 फॉर्म में देख सकते हैं, 3 स्टेट में देख सकते हैं। कौन कौन से? तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, अभी हम बात करने वाले सॉलिड क्या होगा, लिक्विड क्या होगा, गैस क्या होगा। और ये एक प्रोसेस होता है, जो ये तीनों स्टेट के प्रोसेस हैं, इन प्रोसेस से ये गुजरता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स असिस्ट करते हैं वाटर साइकिल को चलाने के लिए। यानी वाटर साइकिल ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही फैक्टर है जिसके कारण वाटर साइकिल होता रहता है, नहीं, इसमें क्या क्या हो सकता है। सूर्य भी है, हमने बात किया कि ये सारा कंट्रोल किया जाता है सन के द्वारा, सूर्य के द्वारा। लेकिन सिर्फ सन ही नहीं है इसमें, इस वाटर साइकिल को चलाने के लिए इसमें सन है, एयर है, जो एयर की क्या हो, करंट, यानी कितनी तेज हवा चल रही है उस पर भी डिपेंड करता है कि वाटर साइकिल कितना तेज होगा। ठीक है, टू नेम अ फ्यू, ऐसे ही बहुत सारे कुछ फैक्टर हैं जिसके बारे में हम बात करें। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो वाटर साइकिल को क्या करते हैं, मूवमेंट कराते हैं, यानी कि इस चीज को असिस्ट करते हैं, चलने देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो वाटर के ये 3 फॉर्म है। तो अगर हम सॉलिड की बात करते हैं, तो आप आइस देखे होंगे, आप आइस जरूर देखे होंगे। तो आइस क्या है, ये वाटर ही है, ये वाटर ही है, लेकिन किसके फॉर्म में है, तो ये सॉलिड के फॉर्म में है। ठीक है, आइस क्या है, वाटर है, लेकिन किसके फॉर्म में है, सॉलिड के फॉर्म में है। आप लिक्विड, जो कि पानी, नॉर्मल वाटर जो गिलास में होता है, आपने देखा ही होगा, है ना, आप पीते ही हैं, पानी पीते हैं। तो ये क्या है, ये वाटर जो है नॉर्मल ग्लास में जो होता है उसे हम कहते हैं ये लिक्विड फॉर्म में है। ये किस में है, लिक्विड फॉर्म में है। और उसके बाद अगर हम कहें कि हम अगर एक पैन में, एक बर्तन में, ठीक है, एक बर्तन में हम अगर पानी रख करके इसको थोड़ा स्टोव पर या गैस पर गर्म करते हैं, ठीक है, तो इसमें से क्या निकलता है, आपने देखा होगा, भाप निकलता है। इसमें से क्या निकलता है, भाप निकलता है। यही जो भाप है, यही जो स्टीम है, जिसे हम नाम देते हैं गैस। क्या नाम देते हैं इसको, गैस। और ये क्या है, ये वाटर ही है जो गैसियस फॉर्म में ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, आप समझ गए कि पानी के जो 3 फॉर्म होते हैं, 3 स्टेट होते हैं, वो क्या क्या होते हैं, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है। ये कब कैसे पहचानेंगे कि सॉलिड है, जब आइस के फॉर्म में है तो क्या है, ये पानी सॉलिड के फॉर्म में है। जब वाटर है नॉर्मल, जो कि हम पीते हैं, जनरली यूज करते हैं खाने में, धोने में, कपड़े धोने में, खाना बनाने में, है ना, तो क्या है, लिक्विड के फॉर्म में है। और जब हम इसे बॉयल करते हैं, जब ये हीट करते हैं, है ना, इसे गर्म करते हैं, तो ये जो है एक वेपर के फॉर्म में निकलता है। हमने देखा होगा, थोड़ा दिखता है ये। ठीक है, तो वो क्या है, वो भी वाटर है, लेकिन किसके फॉर्म में है, तो गैस के। क्लियर हो गया, आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए वाटर साइकिल, थोड़ा समझ में आ जाएगा वाटर साइकिल क्या है भाई। तो आप यहाँ देखिए, ये क्या है, सी, ये समुद्र है। समुद्र से पानी क्या हो रहा है, एवापोरेट। एवापोरेट का मतलब क्या होता है भाई, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण यानी पानी जो है वाष्प में बदल करके, स्टीम में चेंज होकर के, वाष्प में बदल करके, यानी गैसियस फॉर्म में होकर के ये ऊपर की ओर जा रहा है। ऊपर जाता है, तो जैसे जैसे ये ऊपर जाता है, टेम्परेचर कम होता जाता है, और टेम्परेचर कम होने की वजह से फिर से ये क्या हो जाता है, कंडेंसेशन कर लेता है, यानी
प्रोसेस को चेंज करता है, यानी एवापोरेशन हुआ, फिर एवापोरेशन जब थोड़ा ठंडा होगा, यानी एवापोरेटेड जो वाटर है ये जब थोड़ा नॉर्मल होगा, यानी टेम्परेचर इसका डाउन होगा, तो ये प्रोसेस करता है कंडेंसेशन, और जब कंडेंसेशन करता है तो इसके ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, और ये क्या बना लेता है, फॉर्म कर लेता है बादल, और ये ऐसे करके बड़े बड़े बादल जो है बना लेता है। और जब बड़ा बादल बन जाता है तो ये ट्रांसपोर्टेशन कर लेता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते हैं, और फिर फाइनली क्या होता है, प्रेसिपिटेशन, यानी कि जब इसकी बूंदी थोड़ी और बड़ी बड़ी हो जाती हैं, जो कि बादलों के साथ नहीं रुक सकती, तो ये फिर जमीन पर वापस आ जाती है। ये क्या हो गया, ये वाटर साइकिल, यानी यहीं से ये पानी उठा और अलग अलग फॉर्म में अलग अलग स्टेज में होते हुए फिर से ये पानी आ गया समुद्र। सारी बात समझ में, हमने बात किया था कि जो वाटर साइकिल है वो क्या है, सरफेस से पानी कहाँ जाता है, एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर से पानी कहाँ आता है, नीचे आता है। ये एक प्रोसेस है वाटर साइकिल। अगर आप लैंड के पे देखते हैं तो देखिए, जैसे अगर ये कहें हम पौधा है, पौधे से क्या होता है, तो ट्रांसपीरेशन होता है, ठीक है। पौधे की पत्तियों से क्या होता है, ट्रांसपीरेशन होता है। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि ट्रांसपीरेशन क्या होता है भाई, तो जो एक्सेस वाटर होता है, जो भोजन बनाने के लिए जब जड़ के थ्रू जो है पत्तियों तक वाटर आता है, तो जो एक्सेस वाटर होता है ये सूर्य के द्वारा क्या कर लिया जाता है, ट्रांसपीरेट कर दिया जाता है, यानी इसकी वाटर जो है वो ट्रांसपीरेट हो जाता है, और ट्रांसपीरेट होकर के ऊपर की ओर जाता है। अब ये पहाड़ों से क्या होता है, जब पहाड़ों पे बर्फ होते हैं, इनका क्या होता है, सब्लिमेशन होता है। सब्लिमेशन क्या प्रोसेस है भाई, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सब्लिमेशन एक प्रोसेस है जो कि सॉलिड से सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। सॉलिड अगर डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो गया तो इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। एक चीज आप यहाँ पे देख लो, पहले यहाँ पे हम थोड़ा बात कर लेते हैं, एवापोरेशन क्या है। एवापोरेशन एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है भाई, तो यहाँ पे जो लिक्विड है, यहाँ पे जो लिक्विड है ये गर्म होकर के गैस के फॉर्म में चेंज हो जाता है, इसको हम बोलते हैं एवापोरेशन। यानी लिक्विड जब गैस के फॉर्म में चेंज होगा तो इसको हम बोलेंगे, इस प्रोसेस को क्या, एवापोरेशन। दूसरा प्रोसेस हमने बात किया था क्या, कंडेंसेशन, ठीक है। एक मिनट, कंडेंसेशन एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है भाई, तो जो गैस है, ठीक है, गैस जो है ये फिर से टर्न हो जाता है, यानी बदल जाता है, किसके फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। अब यहाँ पे एक तीसरा फॉर्म आया था क्या, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है भाई, एक ये प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, तो सॉलिड, ठीक है, टर्न करता है किसमें, डायरेक्ट गैस में, ठीक है, डायरेक्ट गैस में टर्न कर, ठीक है। इतना क्लियर रहेगा। फिर इसके बारे में और थोड़ा हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, लेकिन इतना समझ लीजिए एवापोरेशन क्या है, तो लिक्विड से गैस में चेंज होने के प्रोसेस को एवापोरेशन कहते हैं। कंडेंसेशन क्या है, तो गैस जो है लिक्विड के फॉर्म में जब चेंज होता है तो कंडेंसेशन कहते हैं। सब्लिमेशन क्या है, जब सॉलिड गैस के फॉर्म में चेंज होता है तो इसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। यहाँ पे ये सारी चीजें क्लियर हो गई। तो ये सब्लिमेट करके क्या बना है, फाइनली क्या बनता है, कंडेंसेशन। जब ये एवापोरेट होते हैं थोड़े थोड़े, ये ट्रांसपीरेट हुआ, ये सब्लिमेट हुआ, तो ये दोनों गैस के फॉर्म में हुए, और गैस जब ऊपर थोड़ा और आता है तो हमने कहा टेम्परेचर कम होता है, जब टेम्परेचर कम होता है तो फिर से ये कंडेंसेट कर जाता है, यानी फिर से ये लिक्विड के फॉर्म में बदलना शुरू होता है, और फिर ये बादल बन जाता है जिसमें छोटी छोटी पानी की बूंदें होती हैं। और जब ये बड़ा बादल बनता है, जब पानी की बूंदें थोड़ी बड़ी होती हैं, हैवी हो जाती हैं, तो ये फिर से क्या करता है, प्रेसिपिटेट कर, और प्रेसिपिटेट करेगा तो क्या होगा, पानी के रूप में फिर से धरती पे, और ये वाटर बॉडी से भी ऑपरेट होते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। सरफेस फ्लो हो रहा है, यानी कि धरती पे ये बारिश होगी तो यहाँ पे भी पानी बहेंगे, तो ये सब पूरा पानी पानी हो जाता है, फिर से वही प्रोसेस ये कंटिन्यू चलता रहता है, यानी कि यही इसे हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एवापोरेशन, यहाँ पे उस चीज को थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं, एवापोरेशन क्या है उस टर्म्स को। तो देखिए, द हीट फ्रॉम द सन हीट्स अप द वाटर फ्रॉम ओशन एंड अदर वाटर बॉडीज एंड evaporate the water in the form of vapor
विच राइजेस अप एंड फॉर्म क्लाउड। एवापोरेशन क्या है? तो जो वाटर बॉडीज है या जो ओशंस है या धरती पे कह सकते हैं कि जो पृथ्वी पर पानी है, ये सूर्य की गर्मी से, सूर्य की हीट से एवापोरेट हो जाता है और वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और ये वेपर ऊपर उठते चले जाते हैं, उठते चले जाते हैं और ऊपर जाकर के क्या बनाते हैं? क्लाउड्स बनाते हैं। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर, एवापोरेशन किसे कहते हैं भाई? तो एवापोरेशन का तो ये तो टोटल प्रोसेस हो गया, क्या क्या होता है इसमें। लेकिन जो प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर है इनटू वेपर, वाटर टू इट्स वेपर, पानी जो है वेपर में जब कन्वर्ट होता है, ठीक है, उसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, या उसी चेंजिंग प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एवापोरेशन। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि एवापोरेशन जो है हमेशा चलता रहता है, यानी कि ये कंटिन्यू चलने वाला एक प्रोसेस है, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात, ये हमेशा चलता रहता है। ठीक है। फिर इसके बाद अगर बात करें तो एवापोरेशन जो है एक ऐसा कंटिन्यूसली चलने वाला एक प्रोसेस है, कह सकते हैं, कि जो ओशन से, समुद्रों से, महासागरों से, नदियों से, झीलों से, कुओं से और मिट्टी से, ठीक है, ये जो है ओशन, सीज, रिवर, लेक, पाउंड एंड वेल टुगेदर और ऑफ्टन नोन एज वाटर बॉडीज। ये सभियों से, सभी से, इन सभी बॉडीज से, या कह सकते हैं कि जो सभी वाटर बॉडीज हैं, इन सब से पानी को एवापोरेट करके ले जाता है, ये कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान देना है कि ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के समय में क्या होता है? सनलाइट फॉल द वाटर, ठीक है, पानी पर ये इसकी रोशनी आती है, और रोशनी जब आती है तो क्या करती है? उसे हीट करती है। ठीक है। और हीट करने के कारण क्या होता है? पानी जो है ये कह सकते हैं कि जो वेपर के फॉर्म में है, ये कंटिन्यूसली चेंज इनटू वेपर, ध्यान देना, कंटिन्यूसली चेंज इनटू वेपर। चाहे वो मिट्टी में जैसे हम पानी देते हैं या बारिश होती है तो मिट्टी गीला हो जाता है, लेकिन जैसे ही सूर्य निकलता है, आपने देखा होगा, बारिश हुई, मिट्टी गीले हो गए, ठीक है, धरती गीली हो गई। तो जैसे ही सूर्य निकलता है, जैसे ही धूप होता है, हम कुछ देर बाद क्या देखते हैं? धरती सूख गई, यानी कि जो मिट्टी सूख गई। सूखने का मतलब क्या हुआ? उसमें से पानी जो है क्या हुआ? एवापोरेट हो गया। पानी क्या हुआ? वहां से एवापोरेट हो गया। और किसके द्वारा एवापोरेट हुआ? तो सनलाइट के द्वारा एवापोरेट। जैसे ही उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, तो धीरे 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 तेजी से एवापोरेट हो जाता है। ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? एवापोरेशन। यानी इस प्रकार अगर हम कहें तो वाटर वेपर गेट कंटिन्यूसली एडेड टू एयर ड्यू टू एवापोरेशन। यानी कि जो वाटर वेपर है, यानी कि जो पानी का वाष्प है, ये हमेशा एयर में एडेड होता रहता है, मिलता रहता है, किसके कारण? एवापोरेशन। एवापोरेशन होता रहता है तो हवा में नमी रहती है, और हम नमी किसको कहते हैं? जब वाटर वेपर के फॉर्म में हवा में कंटिन्यू मिलता रहेगा तो हम कहते हैं हवा में नमी है, यानी हवा में पानी की मात्रा है। ठीक है। आइए दूसरा टॉपिक देखते हैं, दूसरा पॉइंट, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है भाई? तो हमने अभी बात किया, कंडेंसेशन में क्या होता है, तो वेपर जो है वो किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड में कन्वर्ट होता है। ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। ठीक है। और ये कंडेंसेशन जो है ठीक अपोजिट है एवापोरेशन के। हमने क्या, कैसे बात किया? देखिए, एवापोरेशन में हमने क्या देखा भाई? एवापोरेशन में क्या था? लिक्विड जो है ये कन्वर्ट हो रहा था किसमें? वेपर में। ठीक है। और अगर हम कहें कंडेंसेशन में क्या हुआ भाई? तो वेपर जो है लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, यानी ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी ठीक अपोजिट है। तो एवापोरेशन का अपोजिट क्या है? कंडेंसेशन। इतना ध्यान रखना है। क्लाउड फॉर्मेशन कैसे होता है इसको हम देख लेते हैं। अभी हमने ऊपर भी बात किया क्लाउड फॉर्मेशन कैसे होता है, तो क्लाइमेट क्लोज टू द अर्थ सरफेस इज वार्म। जो अर्थ सरफेस पे क्लाइमेट होता है वो क्या होता है? गर्म होता है। ठीक है। और गर्मी के कारण जो पानी है, जो वाटर है, ये वेपर के रूप में चेंज होता है और ऊपर की ओर जाता है। और जैसे जैसे ये ऊपर जाता है, ध्यान देना, इट गेट कूल्ड एज वन गोज अप इन द एटमॉस्फेयर। और जैसे जैसे ये वेपर ऊपर की ओर जाता है, ये ठंडा होता जाता है। ठीक है। और वाटर वेपर बीइंग लाइटर, वाटर वेपर क्या होता है? हल्का होता है। और जैसे जैसे ये ऊपर जाता है एटमॉस्फेयर में, ये ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के बाद जैसे ये अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में पहुंचता है, वेयर द टेम्परेचर इज लोअर, यानी टेम्परेचर कम होता है, तो फिर वहां पे वेपर क्या बन जाते हैं? कंडेंसेंट हो जाता है, यानी कि फिर से वो
लिक्विड के फॉर्म में चेंज होने लगता है, जिसमें छोटे छोटे पानी की बूंदें बनती हैं और यही पानी की छोटी छोटी बूंदें जो है आपस में जुड़ करके क्या बना लेती हैं, क्लाउड्स फॉर्म कर लेती हैं। सारी बात समझ ली। एक बार फिर से देखते हैं कि क्लाउड फॉर्मेशन में क्या होता है। तो जो लिक्विड है ये गर्मी के कारण जो कह सकते हैं कि अर्थ सरफेस जो है गर्म होता है, जिसके कारण वेपर के फॉर्म में ये धीरे धीरे ऊपर की ओर जाते हैं और वाटर वेपर हल्का होता है और ये एटमॉस्फेयर में उठता चला जाता है। ठीक है। और जैसे ये अपर लेयर में जाता है एटमॉस्फेयर के, वहां पे क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है और टेम्परेचर कम होने की वजह से जो वेपर्स होते हैं ये कंडेंसेंट हो जाते हैं छोटे छोटे पानी की बूंदों में, और यही छोटी छोटी पानी की बूंदें जो है मिल करके क्लाउड्स बना लेती हैं, बादल बना लेती हैं। ठीक है। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे देखिए फिगर से तो हम समझ लेते हैं कैसे ये होता है। अब यहाँ पे देखिए ये जो ग्राउंड है, अगर हम कहें कि ये क्या है, ये है वाटर ब्लॉक। अगर हम कहें ये सन की हीट आ रही है पृथ्वी पर, तो वाटर बॉडी से एक पानी की बूंद निकला, ये क्या हुआ भाई, वार्म ग्राउंड है, ये ऊपर उठा और जैसे ही थोड़ा ऊपर उठेगा ये क्या हो जाएगा, छोटे छोटे पानी की बूंदों में ये कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये थोड़ा टूटेगा और टूटेगा तो हल्का होगा, हल्का होगा तो क्या होगा, हवा ऊपर की ओर इसे पार्सल करेगा और फिर ये छोटी छोटी पानी की बूंदें ये जो है हवा की नमी के रूप में ऊपर उठती चली जाती है और जैसे जैसे ऊपर जाएगी ये कूलिंग होगी, राइजिंग होगी, कंडेंसिंग होगी। ठीक है। ये तीनों प्रोसेस होते रहेंगे, यानी ठंडा होता है वो, ठंडा होगा तो वाटर ड्रॉपलेट्स छोटे छोटे बनाएंगे और इसके बाद ऊपर उठता चला जाएगा और फाइनली मिल करके क्या बना लेगा, एक बादल बनाएगा, है ना। और यही बादल जब बड़े हो जाते हैं, काफी बड़े बादल बन जाते हैं, तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं छोटे छोटे, ये थोड़े बड़े बड़े जब वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं तो इस पर ये बर्दाश्त नहीं होते, यानी जब भारी हो जाते हैं तो ये कहाँ आते हैं, सीधे जमीन पर आ जाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, सैंडफॉल। ठीक है। एक पार्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं ट्रांसपीरेशन। ठीक है। सोर्स ऑफ क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल में ही ट्रांसपीरेशन होता है, जो कि हमने बात किया था। ट्रांसपीरेशन क्या होता है भाई, तो ट्रांसपीरेशन जो है सिर्फ पौधों की पत्तियों से होता है, पौधों की पत्तियों से जो होता है। और ये क्या होता है, तो एक्सेसिव एक्सेस वाटर जो होता है पौधों की पत्तियों में, जो एक्सेस वाटर होता है यही ट्रांसपीरेट हो जाता है। ठीक है। तो इट इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वेपर, यानी पौधों की पत्तियों से जो पानी जो है लॉस होता है, निकलता है, इसे वेपर के फॉर्म में जब निकलता है तो इसे ही हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ठीक है। आप ध्यान दोगे कि एवरी प्लांट वेदर इट इज इन अ क्रॉप फील्ड, अ फॉरेस्ट, ऑन द रोड साइड और इन अ किचन गार्डन ट्रांसपायर टू गिव्स ऑफ वाटर वेपर। सभी पौधे, चाहे वो खेती करने वाला, यानी हम कहें कि हमारा क्रॉप है, कोई फसल है खेत में, या जंगल में कोई पेड़ है, या रोड साइड के आसपास कोई पेड़ है, या किचन गार्डन के आसपास कोई पौधा है किचन गार्डन में, ये सभी ट्रांसपीरेट करते हैं, जिसमें वाटर वेपर के फॉर्म में वो ट्रांसपायर करते हैं, यानी कि पानी की बूंदें वहां से निकलती हैं, पानी वेपर बन करके निकलता है, जिसे हम ट्रांसपीरेशन। The amount of water vapor that goes into air through the process of transpiration is very huge, और ये धीरे 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 वही बहुत बड़ी मात्रा में ट्रांसपीरेट कर जाता है। और ये भी एक मेथड है, जैसे हम कहते हैं कि डायरेक्ट वाटर बॉडी से पानी वेपर बन करके एटमॉस्फेयर में जाता है और वहां बादल बनता है, उसी तरह से पौधों से भी जो वाटर एवापोरेट होता है उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, और ट्रांसपीरेशन के थ्रू भी ये वाटर जो है ऊपर जाकर के एटमॉस्फेयर में फिर से क्या बना देता है, बादल बनाता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे प्रेसिपिटेशन। फाइनली प्रेसिपिटेशन होता है कब, जब ये बादल बन जाते हैं, यानी कि क्लाउड्स कैरी स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। जो क्लाउड्स होते हैं इनमें छोटी छोटी पानी की बूंदें होती हैं। इट मे सो हैपन दैट मेनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कम टुगेदर टू फॉर्म लार्जर साइज ड्रॉप ऑफ वाटर। और यही छोटी छोटी पानी की बूंदें, अभी हमने बात किया पीछे भी, कि छोटी छोटी जो पानी की बूंदें हैं ये मिल करके बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स बना लेती हैं। सच ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेनी मे बिकम सो हैवी, और इस तरह के पानी क्या हो जाते हैं, ये वाटर ड्रॉपलेट्स क्या हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं, जिसके कारण दे बिगिन टू फॉल, ये फिर जमीन पर गिर जाते हैं। फॉलिंग ऑफ वाटर ड्रॉप्स इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। और इसी प्रोसेस को, यानी फॉलिंग ऑफ वाटर ड्रॉप्स इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। और ये प्रेसिपिटेशन देखिए अलग अलग फॉर्म में होता है, रैन के फॉर्म में भी हो सकता है, स्नो के फॉर्म में होता है, सिल्ट के फॉर्म में होता है, और
हेल के फॉर्म में, जो वो ओले गिरते हैं, जो कहते हैं थोड़े बड़े हो गए, हैवी हो गए। ठीक है, तो इन 4 प्रकार से क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन होता है। अब यहाँ पे इन सबको हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। रैन किसे कहेंगे, यहाँ पे ध्यान दें, रैन किसे कहेंगे, तो ये प्रेसिपिटेशन का एक रूप है। ठीक है, प्रेसिपिटेशन का ही एक रूप है, जिसमें जो वाटर जो ड्रॉप्स होते हैं, ये लार्जर देन 0.5 mm। ध्यान देना, जब पानी की बूंदें 0.5 mm से बड़ी होती हैं, ठीक है, और 6 mm से छोटी होती हैं, अगर हम कहें 5 mm, 0.5 mm से लेके 6 mm तक, 6 mm तक की जो साइज होती है वाटर ड्रॉपलेट की या वाटर ड्रॉप की, इसे हम कहते हैं रैन। ठीक है, लेकिन अगर इससे थोड़ा और बड़ा हो जाए, जो स्नो जिसको हम कहते हैं, स्नो क्या होता है, तो ये भी एक प्रेसिपिटेशन का ही पार्ट है, जिसमें आइस क्रिस्टल के फॉर्म में, यानी फ्लैकी फॉर्म में, यानी फूहे जैसे, रुए जैसे जो कह सकते हैं, फ्लैकी खुले खुले फॉर्म में जब गिरते हैं, तो इसको हम स्नो बोलते हैं। वाटर इन हेल और स्नो इज इट इज फ्रोजन और सॉलिड फॉर्म, और इसे हम सॉलिड फॉर्म में कह सकते हैं। तो स्नो गिरता है ना, आप अगर गए होंगे हिली एरियाज में उस तरह के, तो आपने देखा होगा स्नोफॉल होता है, तो सॉलिड के फॉर्म में होता है। ठीक है, अगर हम बात करें हेल, जिसको ओले बोलते हैं, तो ये एक सॉरी प्रेसिपिटेशन है, जो किसके फॉर्म में गिरता है, तो पैलेट्स के फॉर्म में, यानी छोटे छोटे पत्थर के फॉर्म में ये गिरता है, लम्प ऑफ साइज ग्रेटर देन 8 mm, और इसके साइज जो है 8 mm से बड़े होते हैं। हेल ऑकर्स इन वायलेंट थंडरस्टॉर्म, और ऐसे नॉर्मल मौसम में हेल नहीं गिरते, यानी जो ओले हैं ऐसे नॉर्मल में बारिश में नहीं गिरते हैं। ये जब गिरते हैं तो उससे पहले खूब खतरनाक मौसम बनता है, बड़ा डरावना सा लगने लगता है, और ये वायलेंट हो जाता है, काफी अग्रेसिव होता है, जैसे बिजली कड़कने लगती है, आंधी तूफान, इस तरह की चीजें शुरू होती हैं, और इसके बाद ये हेल आते हैं, यानी कि ड्रॉपलेट कह सकते हैं, ओले गिरते हैं। फिर हम बात करते हैं, एक फॉर्म है ड्यू। ड्यू का मतलब क्या है भाई, ओस। आप ठंडी के दिनों में देखे होंगे ओस, है ना, मेनी टाइम्स स्पेशली ड्यूरिंग विंटर नाइट। रात के समय में क्या होता है, तो जो सरफेस के आसपास पानी होता है, यानी कि जो सरफेस के आसपास हवा होता है, उसमें क्या है, नमी है। ठीक है, उसमें नमी है, लेकिन ठंड के दिनों में क्या होता है कि पूरी तरह से धरती जो है, या कह सकते हैं जो हमारा सरफेस है, अर्थ सरफेस, ये ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के कारण ये जो नमी है हवा में, ये भी ठंडी होकर के फिर से जो ये वेपर बन करके हवा में इसके साथ मिली हुई है, ये फिर से वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होकर के हमें घास पर, किसी पेड़ पर, इस तरह की चीजों पे ये हमें दिखाई देने लगती है वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में, जिसे हम क्या बोलते हैं, दिस वाटर ड्रॉपलेट अपीयर एज ए ड्यू, इसे हम ओस कहते हैं। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा आपको सारा कंसेप्ट। अब हम फिर बात कर लेते हैं इसके बारे में, हमने कहा कि थोड़ा हम डिटेल में बात करने वाले हैं सोर्स ऑफ वाटर के बारे में। ठीक है, तो सोर्स ऑफ वाटर के बारे में थोड़ा हम डिटेल यहाँ अगर हम कहें, तो सबसे पहले देखेंगे सोर्स ऑफ वाटर क्या क्या है। तो सबसे पहला क्या आता है हमारे जहन में, नदियां और झीलें, जो तालाब है, ये सभी क्या है, सोर्स ऑफ वाटर है। तो अगर हम कहें मोस्ट ऑफ द वाटर विच ह्यूमन बीइंग यूज फॉर ड्रिंकिंग, जो ह्यूमन बीइंग है पानी पीने के लिए कहाँ से यूज करता है, नदियों से, झीलों से, ड्रिंकिंग, वॉशिंग एंड फार्मिंग, खेती करने के लिए, ये सब पानी कहाँ से आता है, तो रिवर एंड स्ट्रीम। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, तो ये जो नदियां हैं, ये कहाँ से आती हैं, ये नदियां कहाँ से आती हैं, तो ये माउंटेन साइड से आती हैं, यानी पहाड़ी क्षेत्रों से, पहाड़ों से आती हैं। ठीक है, और ये जमीन पर क्रॉस करती हैं, चलती जाती हैं, फाइनली फ्लोइंग इनटू सी इन और एन ओशन। अगर हम कहें कि ये पहाड़ है, यहाँ से क्या हो रही है, नदियां आ रही हैं, ये नदियां आ रही हैं जमीन पर, यानी कह सकते हैं कि जो लैंड है इस पे घूमते हुए, पहाड़ों से ये आती हैं, लैंड पर घूमते हुए फाइनली कहाँ चली जाती हैं, तो ओशंस में चली जाती हैं। तो बीच में जो लोग यहाँ रह रहे हैं, ये जो समतल एरिया में, प्लेन एरिया में जो लोग रह रहे हैं, ये अपने पानी की जो जितने भी यूज हैं, जितने भी वर्क हैं, चाहे वो पीने का हो, वॉशिंग का हो, या खेती करने का हो, ये सब कहाँ से कर लेते हैं, इन्हीं नदियों से पानी ले लेते हैं। ठीक है, अलग अलग सोर्सेस। फिर अगर हम बात करें ओशंस एंड सीज
यानी महासागर और समुद्र की बात करें, ये दूसरा हो जाएगा वाटर बॉडीज या कह सकते हैं सोर्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज फाउंड इन द ओशंस एंड सी। हमने बात किया कि 71% क्या है भाई, तो हमारी धरती पर पानी ही है। इसमें से 71% में से 97% पानी कहाँ है भाई, तो ये है ओशंस एंड सी में, महासागरों और समुद्रों में 97% पानी। However, जबकि इसके बाद भी the water found in the ocean and sea is not fit for drinking or agriculture purpose। जो समुद्र में पानी है, जो महासागरों में पानी है, ये पीने के लायक नहीं है, एग्रीकल्चर खेती करने के लायक नहीं। इसमें क्या है भाई, तो लार्ज अमाउंट में नमक मिला हुआ है। ठीक है, इसके बाद भी ये खेती करने और पीने के लायक तो नहीं है, लेकिन इसके बाद भी ये ओशन जो है एक हैबिटेट के फॉर्म में, यानी हैबिटेट के रूप में एक्ट करता है। जैसा कि हमने एक लास्ट चैप्टर पढ़ा था हैबिटेशन, है ना, हैबिटेट देखा था समुद्र में, समुद्र की पानी में भी, समुद्र में भी बहुत सारे जीव, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स रह रहे हैं, उनका बहुत बड़ा एक हैबिटेट है, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, ये साल्टी वाटर है, पीने और खेती करने के लायक नहीं है, फिर भी ये बड़े स्तर पे कह सकते हैं या बड़ी मात्रा में पौधों और जानवरों का क्या है, हैबिटेट। ठीक है, इसके बाद अगर हम तीसरा सोर्स ऑफ वाटर देखें तो क्या है, स्नो, बर्फ। और ये कहाँ होता है जनरली, ये होता है हिमालयी रेंज में या हिली एरियाज में। स्नो गिरता है, बर्फ गिरता है, और ये बर्फ गिर करके कहाँ जमता है भाई, पहाड़ों में जम जाता है, और फिर वही समय समय पर या कुछ समय बाद या जब गर्मी आती है तो ये मेल्ट होता है, या कह सकते हैं कि पिघलता है, और पिघल करके फिर नदियां बनाता है, या छोटी नदियों के रूप में ये समतल एरियाज में घूमता है ना। यही स्नो ही है जो फाइनली हमें पानी के फॉर्म में हमें मिलता है। अर्थ आर कवर्ड विथ स्नो स्पेशली ड्यूरिंग विंटर। ठंड के दिनों में अर्थ जो है मोस्टली हिली एरियाज में या कुछ ऐसे देश हैं जहाँ 12 महीने बर्फ गिरते रहते हैं। तो इस तरह से क्या करता है, ये वाटर क्या होता है, वाटर फॉर्म्ड हो जाता है किसमें, तो मेल्टिंग ऑफ स्नो इज अनदर सोर्स ऑफ वाटर। जो बर्फ है ये मेल्ट होकर के पानी बन जाता है, एक अदर सोर्स ऑफ वाटर बनता है। और दिस स्नो मेल्ट स्लोली, ये धीरे धीरे मेल्ट होते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे मेल्ट होने की वजह से समटाइम्स दिस वाटर फ्लोज डाउन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम एंड रिवर। ये जब मेल्ट होते हैं धीरे धीरे तो इनका एक स्रोत बन जाता है, यानी कि एक दिशा बन जाती है, और एक दिशा में ये नदी की तरफ बहना शुरू हो जाता है। और इन्हीं स्ट्रीम एंड रिवर्स अनदर सोर्स ऑफ वाटर। ये कह सकते हैं कि स्ट्रीम और रिवर जो है ये क्या बन जाते हैं, एक अलग सोर्स के, यानी पानी के सोर्स बन जाते हैं, स्रोत बन जाते हैं। ठीक है, फिर अब इसी में देखेंगे ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर भी क्या है भाई, सोर्स ऑफ वाटर है। तो ग्राउंड वाटर में जो पानी की मात्रा है वो कितनी है, 1.7%। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, हमने बात किया था 71%। 71% वाटर है पृथ्वी पर, इसमें से 97% समुद्र में पानी है, बचा 3%। इस 3% में से अगर हम कहें 3% में से 1.7% जो है पानी कहाँ है, तो ग्राउंड वाटर में। तो ये देखिए ग्राउंड वाटर, द ग्राउंड वाटर इज एक्चुअली रैन वाटर विच मेनली कम फ्रॉम सीपेज ऑफ वाटर एक्यूमुलेटेड अंडर द ग्राउंड। हमने ऊपर भी बात किया कि जैसे अगर मान लीजिए ये बारिश हो रही है, यहाँ बारिश हुई, तो ये बारिश होने पे क्या होता है, ये जमीन पे गिरी और जमीन पर कहीं वाटर बॉडी से लग गया है ना, या कहीं इकट्ठा हो गया पानी, तो ये धीरे धीरे नीचे सतह में सीपेज होता है, रिसता रहता है, और रिस करके एक पानी का लेयर बना लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम कुएं खोद करके इससे ग्राउंड वाटर पानी निकाल लेते हैं, या ट्यूबवेल लगा करके ग्राउंड वाटर, समरसेबल, या तमाम तरह के जो इक्विपमेंट या संसाधन आ गए हैं जिसकी मदद से हम ग्राउंड वाटर का भी यूटिलाइज कर रहे हैं अलग अलग कार्यों में। ठीक है, और फाइनली अगर हम कहें मेन सोर्स क्या है वाटर का, तो है रैन। अल्टीमेटली रैन क्या है, सोर्स ऑफ वाटर। ठीक है, मेनली यही है। तो रैन इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर फॉर अस। अगर बारिश ही नहीं होगी तो ये सीपेज नहीं होगा, ग्राउंड वाटर तो बनेगा ही नहीं फिर, है ना। वाटर बॉडीज में हम कहीं पानी इकट्ठे नहीं देख पाएंगे। तो ये जो सभी चीजें हमें धरातल पे सब कुछ दिखती हैं, या फिर धरातल के नीचे जो ग्राउंड वाटर है, ये सब किसका मेन कारण है, तो है मेन रैन के कारण। ठीक है,
ऑल रिसोर्सेस ऑफ वाटर आर फेड मेनली बाई रेन। जितने भी रिसोर्सेस हैं पानी के, हमने अभी बात किया कि जितने भी रिसोर्सेस हैं पानी के, ये सभी किसके द्वारा भरे जाते हैं? तो रेन से भरे जाते हैं, वर्षा से भरे जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जल्दी ही इसके नए पार्ट के साथ यानी नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।